हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले केमिस्ट्री को हम जानते हैं केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, देखो केमिस्ट्री जो है क्या है भैया। क्लास 10th में आप साइंस पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे? साइंस पढ़ते होंगे। साइंस में आपका क्या था? क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट था, एसएसटी था, मैथ था, और क्या था? और भी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट था। लेकिन संस्कृत, इंग्लिश। हाँ, हिंदी, संस्कृत वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही तुम क्लास 11th में आए ना, अब ये साइंस, ये सब डिलीट हो गया अब तुम्हारे लिए। तुमने तो मैथ लिया ही नहीं, तो तुम्हारे लिए डिलीट हो गया। ये साइंस जो तुम साइंस पढ़ते थे, ये अब ब्रेक हो गया। किसमें? केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। बायो फिजिक्स और एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स। ठीक है, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में ब्रेक हो गया। अब तुम सोच रहे हो कि भैया ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ब्रेक हो गया। पहले ये क्या था? तीनों मिलके, देखो बायो तुम 10th भी पढ़ते थे। 10th में बायो पढ़ना था कि नहीं, बताओ? बायो तो 10th क्लास में ही पढ़ना था। तो बायो आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे, फिजिक्स में भी 10th क्लास में पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। लेकिन सब मिलके एक पेपर होता था, सभी मिलके एक एग्जाम होता था 100 नंबर का। अब क्या हो गया सीन कि ये तीनों बढ़ गए और तीनों का एग्जाम 100 का इंडिविजुअल होगा। ठीक है, कितने का एग्जाम होगा? सारे बढ़ गए और 100 नंबर का तीनों का पेपर होगा। ठीक है, अब देखो ये फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री ये बढ़ गए 100 नंबर का पेपर। और ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो ये जो केमिस्ट्री है ना, ये भी डिवाइड हो जाता है। और ये किसमें डिवाइड होता है? ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और किसमें डिवाइड हो जाएगा? इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में ये डिवाइड होते हैं। अब बताओ, अब क्वेश्चन था कि सर ये ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ये तो नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, ये है क्या? तो कोई जानता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? साइंस जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन से हाँ हाँ, रिलेटेड हो सकता जितने भी कार्बन के कंपाउंड वाले तुम्हें दिखेंगे ना, वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होंगे। ठीक है, कार्बन के कंपाउंड, हाँ, कार्बन के कंपाउंड वाले जो भी होंगे वो सब क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन के कंपाउंड, अब तुम सोचो कार्बन एक छोटा सा कार्बन है, और सोचो उसके कितने कंपाउंड होते हैं कि भैया एक अलग ब्रांच ही बन गया। कार्बन के तो इसका अंदर बहुत ज्यादा कंपाउंड होता होगा, तब तो ब्रांच बना है ना। यस सर, है कि नहीं? तो यस सर। अब ये क्वेश्चन आता है कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड क्यों बनते हैं? कोई बता सकते कार्बन बहुत सारे कंपाउंड क्यों बनाते हैं? सर वो टेट्रावेलेंस होता है। कैटिनेशन शो करता है, मतलब वही टेट्रावेलेंस। देखो कार्बन जो है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या हो गया? कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा? 4। अब देखो ये है। इलेक्ट्रॉन्स को 4 बॉन्ड शेयर करता बनाएगा। है। हाँ, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो देखो यहाँ पे मान लो एक और कार्बन जुड़ा था, ये भी तो 4 बनाएगा। फिर यहाँ कोई कार्बन जुड़ा, ये भी 4 बनाएगा। यहाँ कार्बन जुड़ा, 4 बनाएगा। इस तरह करते रहो, देखो ये कार्बन आगे तक चलते चला जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ऐसे बढ़ते जाएगा ना, ये तो एंड ही नहीं होगा। तो इसलिए कार्बन के नेचर में बहुत ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं। आपके नेचर में जो है ना, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड क्या है? अवेलेबल है। ठीक है, नेचर में कितने कंपाउंड अवेलेबल है कार्बन के? भैया बहुत सारा कार्बन के कंपाउंड अवेलेबल है। फिर तो हम इसको, हाँ, फिर तो हमें इसके लिए एक ब्रांच लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए केमिस्ट्री में कार्बन का एक अलग ब्रांच है जो कि पढ़ना है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और क्लास 10th में आप पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक एक चैप्टर होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो वो जो चैप्टर था ना, वो एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था। किसका चैप्टर था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक। हाँ, दूसरा जो आपका पार्ट है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। अब क्वेश्चन था कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? तो तुम लोग एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, और ये फिजिकल, नाम थोड़ा मोड़ा मैच कर जा रहा है।
मैच कर रहा है ना? Yes, sir. फिजिक्स और Yes, फिजिकल sir. नाम मैच नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिजिक्स और फिजिकल नाम आपका मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ओम्स लॉ वगैरह तुम लोग पढ़े होगे, कैलकुलेशन पढ़ते हो, न्यूमेरिकल। Yes, sir. Yes, sir. तो फिजिक्स में तुम न्यूमेरिकल वगैरह पढ़ते हो। तो इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री जो होगा ना, जितना गुना भाग वाला चीज आएगा ना, वो सब इसमें पढ़ोगे। कैलकुलेशन वाला पोर्शन जो भी आएगा, गुना भाग 1 मोल है 10 मोल हो जाएगा, तो क्या होगा, ये सब कहाँ पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में किसको पढ़ना है, कैलकुलेशन वाले चीज को। ऑर्गेनिक में किसको पढ़ना है, बस कार्बन को। ऑर्गेनिक की जिंदगी बस कार्बन के साथ ही चलेगी। तो अब क्वेश्चन एक बचा इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक क्या होता है, तो एक चैप्टर तुम पढ़े हो क्लास 10th में, एसिड बेस एंड सॉल्ट। Yes, sir. Yes, sir. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो किसका चैप्टर था, इनऑर्गेनिक का। तो इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में तुम्हारा यही तुम्हारा एसिड के बारे में पढ़ोगे, बेस के बारे में, पी ब्लॉक मेटल, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ब्लॉक केमिस्ट्री से पढ़ते हैं। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नहीं होता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट, हैलोजन, अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वो सब कहाँ चला जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और इसका चैप्टर आपको ध्यान में आ जाएगा, जैसे ये तुम्हारा क्या था एसिड बेस में, उसमें क्या था, थोड़ा बहुत याद करने वाला चीज ज्यादा होगा। देखो ऑर्गेनिक क्या था तुम्हारा, नोमेनक्लेचर, Yes, sir. वो समझने वाला ज्यादा था कि नहीं। नोमेनक्लेचर को कोई मतलब कितना रटेगा भाई, नोमेनक्लेचर तो मान लो ये है, किसी ने ऐसा बना दिया, किसी ने कुछ और बना दिया, तो नोमेनक्लेचर तो चेंज होते रहेगा। तो नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है वो चेंज होते रहेगा, तो उसको तो तुम बहुत ज्यादा रट नहीं सकते, उसको समझना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा समझने वाला है, और सबसे इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक। फिजिकल में आपको क्या आएगा, कुछ फॉर्मूले आएंगे, उसके थ्रू आपको क्वेश्चन आंसर करना होगा, गुना भाग कीजिए। इन ऑर्गेनिक जैसा आपका ये था ना एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर, वो इनऑर्गेनिक है। उसमें क्या था, आप एसिड के प्रॉपर्टी पढ़ते होंगे, बेस के प्रॉपर्टी पढ़ते होंगे, कि एसिड ऐसा होता है, बेस ऐसा होता है, ये ऐसा रिएक्शन करेगा, लाल में नीला डालोगे पीला बन जाएगा, ये सब कहाँ जाएगा, इनऑर्गेनिक, ठीक है। बोलो कुछ समझ में आया। और सबका वेटेज सेम रहेगा, सबका वेटेज क्या रहेगा, आपका सेम ही रहेगा, मतलब 100 नंबर का है ना, 3 से डिवाइड कर लो सबको, ठीक है। तो थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में समझ में आया, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. अब केमिस्ट्री आ गया थोड़ा बहुत में, तो अब आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, चैप्टर बाय चैप्टर। हम लोग ना ये कोशिश करेंगे एनसीईआरटी को फॉलो करें। मतलब एनसीईआरटी में देखो सबसे पहला चैप्टर यही है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। Yes, sir. इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक। कोर्स प्लानर आपके साथ शेयर किया गया होगा, कोर्स प्लानर आपके साथ शेयर किया होगा। जैसे इसके बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इस तरह के सारे सीक्वेंस में जाएंगे, और हमारा सिलेबस नवंबर के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में कोशिश रहेगा खत्म कर देने का, ठीक है। Yes, sir. Okay. तो इसका टेंशन नहीं मत लो, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ही पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक ही पढ़ाएंगे, फिजिकल ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका टेंशन आप मत लीजिए। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्या है, इंट्रोडक्शन में आते हैं। इंट्रोडक्शन में आते हैं तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है मैटर। मैटर क्या होता है, कोई बता सकता है? जिसके पास है मास और अपना वॉल्यूम मास होता है, वो मास और वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रहा है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। कोमल आप बताओ, कोमल आप बताओ। एनीथिंग अराउंड अस, और जिसमें मास और मैटर होते हैं उसको हम मैटर कहते सर, जो हैं। कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो। हाँ, अब कोमल ज्ञान आप सही बोल रहे हो। तो अच्छा ये बताओ, मास हो तो हवा के पास, हवा क्या है, मैटर है कि नहीं? Yes, sir. हवा भी आपका मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि देखो हवा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यस सर। हवा का, अच्छा हवा का मास Yes, होता है, बताओ यस सर। मास होता है कि नहीं हवा में? Yes, sir. It has सर mass. होता है।
होता है ना, हाँ, तो हवा का भी मास होता है, Yes, sir. ठीक है। और इसका हाँ, हवा होता का है। मास तुम इससे चेक कर सकते हो, जब आंधी आता है तो देखते हो कितना मास रहता है हवा का, तुम रहोगे तो तुमको उठा के फेंक देगा कहीं और। सर वो प्रेशर होता है ना? Yes, sir. यस सर। Yes. सर वो प्रेशर होता है जब आंधी आता है तो? हाँ, प्रेशर के साथ आता है ना। अगर मान लो हवा कुछ होता ही नहीं, हवा आपका चीज ही है, तो प्रेशर थोड़ी रहेगा। मान लो वैक्यूम में प्रेशर लगेगा, मान लो हवा नहीं है, कहीं वैक्यूम है क्रिएट हुआ, तो वहां तो प्रेशर ही नहीं लगेगा। यानी क्या है, इसके पास मास है तब तो ही प्रेशर लगा रहा है ना, अगर मास ही लेगा तो प्रेशर कैसे लगाएगा? यस सर, सही बोला आपने। तो वही। तो अब ये बताओ, ये मास है तो प्रेशर लगा रहा है, इसलिए मैटर। अच्छा, इमोशन, इमोशंस मैटर है क्या? No, sir. नो सर, नो सर। No, sir. नहीं है। तो No, मैटर sir. क्या होगा? जिसके पास मास हो, जैसे यहाँ मास हो, That देख सको, occupies स्पेस ऑक्यूपाई करो, हाँ, तो उसे मैटर कहेंगे। अच्छा, ये मैटर, सर इमोशन का, हेलो हाँ, सर, इमोशन इमोशन मैटर, का कोई फिजिकल स्टेट नहीं है। हाँ, वो मैटर नहीं है, बिल्कुल सही। ज्ञान चौरसिया बिल्कुल सही होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर बिलीव किए थे दैट वाइड वैरायटी, मतलब जो हमारे मतलब आसपास में जो ऑब्जेक्ट है ना हमारे अगल बगल में, वो किस चीज से बना हुआ है? वो 5 चीजों, 5 बेसिक एलिमेंट से, और वो क्या है? हवा, Earth, fire, water, air, and sky. हवा, आग, पानी, हवा, स्काई और अर्थ। इन सब चीजों से मिलके ये हमारा क्या है? मैट, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इन्हीं सब चीजों से मिलके बना है, ठीक है। तो ये मतलब फिलोसफर, अच्छा, फिलोसफर लिखा हुआ है, फिलोसफर समझते हो? फिलोसफर और फिलोसफर Yes, कौन sir. होता है, बताओ अंजलि, फिलोसफर किसे कहते हैं? सर जो लाइक किसी भी चीज का किस चीज का क्या? सर जो अपना एक्सपीरियंस शेयर लाइक करते हैं। वो किसी भी चीज के बारे में खोज वगैरह कर रहे हैं या फिर उसके तह तक नहीं, जा रहे हैं, फिलोसफी वगैरह नहीं, करते हैं। फिलोसफर मतलब वो सोचते हैं, वो सोच अपना मतलब इमेजिनेशन। यस सर, सर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हाँ, मतलब वो, अब जैसे तुम मान लो फिलोसफर बन गए, तो जैसे यूजुअली क्या होता है, कवि लोग, कवि कविताएं, जो मतलब ये होता है शेरो शायरी जो लोग करते हैं, दे डू फिलोसफी। हाँ, हाँ, फिलोसफर का मतलब हो गया तुम्हारा, जो लोग मतलब कुछ सोचे और मतलब अपने सोच को उन्होंने रखा, तो सर जो इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ, ये लेकिन देखो, साइंटिस्ट लोग फिलोसफर नहीं है। साइंटिस्ट फिलोसफर हो सकता है, वो तो एक्सपेरिमेंट करता है ना। यस सर। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है। तो देखो, ये क्या, ये बात कर रहा है फिलोसफर के। फिर यहाँ पे कह रहा है कि एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था कन्नड़, और इन्होंने क्या बताया, महर्षि महर्षि कन्नड़। कन्नड़। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि जो भी मैटर है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। जो आपका मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, और उसको क्या कहते हैं, उस मैटर को कहते हैं परमाणु। हिंदी में परमाणु बोलते हैं और इंग्लिश में एटम बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में परमाणु बोलेंगे। अब देखो, ये महर्षि है ना, महर्षि है तो हिंदी वर्ड यूज करेंगे, तो इन्होंने क्या बोला, परमाणु। क्या बोला? परमाणु। हाँ, तो ये देखो, ये क्या है, फिलोसफर है, ये तुम्हारे फिलोसफर थे जिन्होंने क्या बोला कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे पार्टिकल, तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल जिसको तुम और ज्यादा काट नहीं सको। देखो, वेरी स्मॉल, क्या लिखा हुआ है, वेरी स्मॉल। तो एक राइस से किया था। हाँ, सर परमाणु एटम है। हाँ, परमाणु एटम, वही एटम बम जो गिरता है हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा था ना, वही परमाणु सर एटम। ये 600, सर हेलो सर, ये बोलिए। 600 बीसी पहले इन महर्षि को पता कैसे चला था कि एटम से बने? उस वक्त तो कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं होगा। सुनो सुनो, फिलोसफर, फिलोसफर ये सोच के बताए हैं, नहीं समझे? इमेजिनेशन सर इनकी। इमेजिनेशन, हाँ, इन्होंने अपना इमेजिनेशन। अरे तुम भी तो सोच सकते हो ना, नहीं सोच सकते हो कि तुम कुछ भी, कि हाँ आगे चल के दुनिया खत्म हो जाएगा, तुम ये भी सर इमेजिनेशन। करेक्ट इमेजिनेशन। अरे ये ज्ञान, तुम ये इमेजिन नहीं कर सकते हो कि एटम बने हमारे। हाँ, हाँ, अच्छा, ज्ञान तुम ये इमेजिन नहीं कर सकते हो कि हाँ मैं फेल कर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मैं तो फिर से 10th पढ़ना पड़ेगा। यस सर, कर सकता हूँ। कर सकते हो ना, करते हो कि नहीं? यस सर, करते हैं। करते हो, मतलब क्या इरादा क्या है, फेल हो रहे हो कि क्या हो रहे हो, पास हो रहे हो तुम लोग?
सर पास हो रहे सर। पास हो जाओगे ना। अच्छा जब देखो रिजल्ट आएगा ही, जल्दी आएगा। तो देखो ये क्या है, इंडियन फिलोसफर जो थे इन्होंने बोला कि जो एटम मतलब जो तुम्हारे मैटर है ना कि छोटे छोटे पार्टिकल से बने, और फिलोसफर है यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ऐसे ही दे दिए, ऐसे ही बक दिए जो मन में आया। ठीक है, ओके सर। अब आता है यहाँ पे ग्रीक फिलोसफर। ग्रीक फिलोसफर भी यही बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि वो भी मान रहे हैं कि मैटर जो है छोटे छोटे टीनी बिल्डिंग ब्लॉक से बने हुए हैं, और जो क्या है विच वेर हार्ड एंड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जिसको और ज्यादा नहीं टुकड़ा किया जा सकता, और वाइड ना किया जाए। हाँ, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है एटम मीनिंग इंडिविजुअल, मतलब जिसको और ज्यादा टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि कुछ समय बाद में देखो ऑल दिस पीपुल हैव देयर फिलोसफिकल व्यू, मतलब ये लोग सोच के बस बोल रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंटल टेस्ट इन्होंने नहीं किया था। जो आप ज्ञान बोल रहे थे ना, यही बात है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे क्या है एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है, नहीं दिए थे, बस क्या दिए थे फिलोसफिकल व्यू, यानी कि बस अपना फिलोसफिकल व्यू दिए थे, मतलब अपना सोचे और ये किए। लेकिन आगे चल के एक साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, इन्होंने क्या किया, एक पहला थ्योरी डेवलप किया। एटॉमिक ये सब क्या, हाँ ये सब क्या थे, ये बस इमेजिन कर रहे हैं और बोल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट अबाउट एटम। ये सारे लोग इमेजिन करके बोल रहे थे, लेकिन जब डाल्टन साहब आए तो इन्होंने एक थ्योरी दिया, और थ्योरी दिया और फिर तुम्हारे एटम को इन्होंने डिस्क्राइब किया। तो अब क्वेश्चन था कि ये डाल्टन का थ्योरी क्या था, तो थ्योरी ये था डाल्टन के लिए, इन्होंने बोला कि जो आपका मैटर है ना वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। कितने छोटे पार्टिकल से, तो जिसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इतना छोटा, मतलब और टुकड़ा मतलब समझे वो दिखाई भी नहीं देगा, इतना छोटा। सर जो नेकेड आई से दिखाई ना दे वो ना। एटम नहीं दिखाई देगा, नेकेड आई से आपको एटम नहीं दिखाई देगा। डाल्टन ने बोला, क्या बोला कि मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और इतना छोटा छोटा पार्टिकल से वही कि वो ज्यादा और ज्यादा टुकड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बोला, दूसरा पॉइंट बोला ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सारे एटम जो है ना आइडेंटिकल है, मतलब एक ही जैसा है, और किस रिस्पेक्ट में, मास शेप साइज। तो भाई ये बात तो सही है, मान लो कोई चीज इतना छोटा हो जाए कि दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो तुम उसको नहीं कहोगे यार सब तो आइडेंटिकल है। जैसे एक मान लो एक चिकन है, चिकन जानते हो, यस और सर। एक मटन है, यस जब तक ये बढ़ गया तुम डिफरेंस कर ले रहे कि अच्छा ये चिकन, ये मुर्गा, ये मटन, बकरा। ठीक है, अब देखो अगर कोई क्या किया, इस चिकन का कीमा बना दे, वो छोटा 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 काट दे, और इस मटन का भी कीमा बना दे, बहुत छोटा 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 काट दे, और मिक्स कर दे, तो थोड़ा पहचानने में तुमको दिक्कत हो जाएगा ना दिक्कत। यस सर। लेकिन मान लो Yes, sir. छोटा छोटा करते, अभी भी वो एटम नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे नेकेड आई से दिखाई दे रहा है, अभी भी एटम थोड़ी है, तुम देख रहे हो ना उसको कि हाँ ये है चिकन। लेकिन मान लो छोटा छोटा करते करते इतना छोटा कर दिया कि नेकेड आई से भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर तो पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कौन चिकन है कौन मटन है कि नहीं। देख के तो पहचान नहीं यस सर। नहीं पहचान पाओगे ना। तो इसलिए जब पहचान नहीं पाओगे तो तुम नहीं कहोगे अच्छा दोनों तो एक ही जैसा है, कहोगे कि नहीं दोनों एक ही जैसा है। तो जब दोनों एक जैसे हैं तो हम नहीं कहेंगे कि ये क्या है आइडेंटिकल है, क्या है आइडेंटिकल। तो यही लिखा है ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट क्या होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, जो दिखने में बिल्कुल सेम जैसा, एक ही जैसा हो। ठीक है, और किस रेस्पेक्ट में हो, एक जैसा। मास शेप और साइज के रेस्पेक्ट में आइडेंटिकल हो। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या कहा था, थर्ड पॉइंट है एटम जो है कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कि आप एटम को बना नहीं सकते और ना ही आप एटम को क्या कर सकते हो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अच्छा ये बताओ जो खुद नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहा है उसको क्या डिस्ट्रॉय करोगे तुम, वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय है, मान लो कितना छोटा छोटा हो गया, उसको क्या डिस्ट्रॉय करोगे यार, वो तो खुद एटम है, तो उसको थोड़ी डिस्ट्रॉय कर सकते हो और उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते हो।
ठीक है, तो एटम जो है ये डिस्ट्रॉय अब नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। बोल तीनों पॉइंट। सर हाँ सर सेम एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होंगे या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के भी एटम्स आइडेंटिकल होंगे? एटम देखो, एटम जो प्रॉपर्टी होगा ना ये सबका देखो, ऑल द एटम्स क्या लिखा हुआ है, सभी एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, एक कोई गिवन एलिमेंट है ना उसका सारा एटम क्या होगा, आइडेंटिकल। जैसे आपका हीलियम है, हीलियम का जो भी एटम होगा ना, मान लो He2 है, ठीक है, तो उसके एटम क्या होंगे, सबके सब एक ही जैसे होंगे। क्या होंगे, सबके सब एक ही जैसे होंगे, सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। आइडेंटिकल। हाँ, ऑफ ए गिवन क्या, एक किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के, एक मान लो एक पार्टिकुलर एलिमेंट है, उसको कितना भी टुकड़ा कर दो तो क्या होगा, उसका एटम क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो यही आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था। ओके सर। तो यहाँ एक पीरियोडिक टेबल है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल तुमको पता होगा, देखे भी हो बहुत बार। अच्छा ये बताओ, पीरियोडिक टेबल में, अच्छा ये पीरियोडिक टेबल में अगर इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 है, ये 6 क्या बता रहा है, 6 क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की संख्या, सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑप्शन ये है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। सर प्रोटॉन एंड ओके ठीक है, तुम लोग सही बोल रहे हो। देखो ये जो है ना प्रोटॉन की संख्या को बताता है, सर न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन की संख्या। अब देखो, अब ये प्रोटॉन क्या होता है, इस पे थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। अच्छा ये तुमको पता है, ये ऐसे न्यूक्लियस है और इसके साइड साइड से इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, ये आपको पता है। यस सर। और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। करवा दो, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं है, सबको म्यूट रखो अपने आप को। आकाश, आकाश ठीक है, ये देखो ये क्या है, जैसे देखो तुम्हारा क्या है, एक सन है ना, क्या है आपका, सन है, और सन के चारों तरफ क्या घूम रहा है, प्लैनेट। सन के चारों तरफ आपका प्लैनेट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते रहते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा, ये अर्थ घूम रहा है, ठीक है, मरकरी घूम रहा है, वेनस घूम रहा है, सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। तो उसी तरह एक तुम्हारा न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या करते हैं, मान लो यहाँ भी इस सेल में भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन आपके किसके अराउंड घूमते हैं, न्यूक्लियस। ये जो है इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब क्वेश्चन था कि न्यूक्लियस क्या है, तो जो सेंटर, देखो इंसान, हर चीज का एक सेंटर होता है, इंसान का भी सेंटर है। यस सर। जिसको हम लोग मतलब यूजुअली नाभि वगैरह बोला जाता है, ठीक है। तो क्या है, हर चीज का एक सेंटर है, और जो सेंटर है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। जैसे रावण का भी तो एक सेंटर था ना, उसी में तीर लगा तो शायद वो मरा था, पता नहीं। तो ये देखो, तो हर चीज का सेंटर है। तो ये जो तुम्हारा एटम है ना, देखो इसका भी एक सेंटर होगा जिसका हम क्या नाम रखेंगे, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, चारों तरफ। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ओके। अच्छा ये चारों तरफ घूम रहा है, सही है। अब ये बताओ, ये प्रोटॉन जो है अंदर बैठा हुआ, इसका तो कुछ चार्ज होगा, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, यस सर, प्रोटॉन का चार्ज आपका होता है, और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज, न्यूट्रल। ये चार्ज की बात है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव। आपको म्यूट रखो यार। सर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव।
तो ये देखो ना, ये जो हो रहा है ना, आकाश अपने आप को म्यूट कर। सर जो चार्जेस होते हैं उनका कोई मास होता है, कोई वेट होता है उनका? हाँ हाँ आ रहे हैं, सबके मास होते हैं, वेट होते हैं, सब पे आ रहे हैं। देखो अब ये जो चार्ज है ना, ये प्रोटॉन का चार्ज हमने क्या बोला, +1, न्यूट्रॉन का बोला 0 और इलेक्ट्रॉन का बोला -1। अच्छा ये तो चार्ज हो गया। अगर मास कोई पूछे तो इन जनरल मास, प्रोटॉन का मास क्या होगा, प्रोटॉन का मास हो जाएगा +1, न्यूट्रॉन का भी मास हो जाएगा +1 और इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा, -1। अरे नहीं मास, अच्छा मास कभी निगेटिव नहीं होता है भैया, किसी का वजन निगेटिव नहीं होता। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो देखो ये मास जो होगा ना, ऊपर वाले दोनों का क्या मास होगा, +1 और नीचे वाले का मास क्या होगा, 0। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये रहा, ये क्यों? अभी देखो इस पे हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। ये तो हम ये 0 बोल रहे हैं ना, अब एग्जैक्ट नंबर पे आते हैं। एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, ये देखो ये रफली एक मतलब ये तुम्हारा है कि कैलकुलेशन करने के लिए आसान होगा, तुम +1 0 -1 रख लो, इसका +1 और 0 रख लो। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू तुम देखना क्या होगा। प्रोटॉन का अगर हम लिखेंगे किसको, यदि हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये हमारा रहा न्यूट्रॉन। सबसे पहले हम चार्ज की बात करें तो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का अगर कोई चार्ज पूछे ना, तो इसका चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में है, तो प्रोटॉन का चार्ज ठीक इतना ही रहेगा, लेकिन कितना रहेगा, प्लस में रहेगा। कितना हो जाएगा, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन जैसा कि इसका नाम ही है न्यूट्रॉन, न्यूट्रल से बना हुआ है, तो इसका चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज तो 0 होगा। चार्ज न्यूट्रॉन का तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, यस सर। ये चार्ज की बात रही। चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19। प्रोटॉन का चार्ज होता है उतना ही चार्ज है, देखो मैग्नीट्यूड सेम है, बस चार्ज का साइन बदल गया है, माइनस+ हो गया। ठीक है, अब ये तो चार्ज था। यदि मास की कोई बात करे तो मास, अगर मास कोई पूछेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन की मास कोई पूछेगा तो क्या लिखोगे, 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का कोई मास पूछे तो क्या होगा, प्रोटॉन का मास होगा 1.67 × 10⁻27 kg। और जितना प्रोटॉन का मास होता है ना, उतना ही न्यूट्रॉन का भी मास होता है। तो इसको क्या लिख दोगे, 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, तो ये आपका चार्ज और मास के बारे में मैंने लिख दिया। यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। और ये डाटा कहां से है, तो एक्सपेरिमेंट से है, ये आपका एक्सपेरिमेंट से है। ठीक है, सर ये बोलिए। वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी क्या, ये वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। हाँ याद रख लोगे तो बहुत अच्छा है। हालांकि अगर थोड़ा बहुत भूल भी गए तो अभी फिलहाल काम चल जाएगा, ये मत भूलना, ये मत भूलना। ठीक है, ओके आसान है ना। देखो प्रोटॉन का चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, ये तो तुम पहले से ही पता होगा। और मास किसका होता है, मास आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का +1 होता है। देखो मास कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। कभी ऐसा कोई बोला है कि बेटा जाओ मार्केट से -1 kg आम खरीद के लाओ, ऐसा कोई बोला है आपको? -1 kg कैसे आता है यार, -1 kg, माइनस तो में मास एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मास जब भी रहेगा ना तो पॉजिटिव ही रहेगा, या तो मास 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। ओके तो ये तुम्हारा था। तो ये देखो ये आसान, वैसे आसान है याद करना। देखो ये क्या है, मैं तुमको थोड़ा याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो मास जो है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होगा। देखो अब तुम एक बच्चा का अंदर सर इसको 0 क्यों ले रहे थे मास, इलेक्ट्रॉन को 0 इसलिए ले रहे थे। देखो इसके कंपेयर में, इन दोनों कंपेयर में देखो इसका मास बहुत कम है कि नहीं, 10⁻31 है।
देख रहे हो -31, और ये क्या है -27 है, लगभग 1000 से ज्यादा कम है। अरे पता है ना, माइनस पावर में रहता है, जैसे ये देखो 2 × 10 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं ना 0.02। यदि यही रहता 2 × 10 की पावर -3 रहता तो क्या होता 0.002। ये होता है ना, तो जितना ज्यादा पावर रहता है ना उतना दशमलव कहते हैं, होता है कि नहीं, क्योंकि माइनस में ना है। यस सर। तो देखो यहाँ पे अगर माइनस है तो ये देखो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम हो गया कि नहीं इसके कंपेयर में, लगभग Yes, sir. 1000 टाइम। यस सर। भैया 1000 टाइम मास कम है, तो इससे अच्छा इसका निगलेक्ट ही कर दो ना, काहे कि हम सर दर्द लेके चले, गुना भाग करे, ये फालतू का माथा दर्द करेगा, इससे अच्छा इसको निगलेक्ट ही कर दो, है कि नहीं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है लेकिन उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में बहुत कम है। हालांकि ये लोग का भी मास बहुत ज्यादा नहीं है, देखो बहुत कम है प्रोटॉन का मास, 10 की पावर -27 में है, मतलब समझ रहे हो, मास इसका होगा क्या है 1.67 है ना, देखिए 0.0000, ये 27 को 0 जाएगा, फिर 167 आएगा, समझ रहे हो कितना कम वजन है कि नहीं। यस सर। वजन बहुत कम है ना, तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए इसको इग्नोर भी कर देते कि भाई वजन बहुत कम है, क्या इसको लेके चलोगे, क्या फायदा है होने से, तो मास को इग्नोर कर देते हैं। किसके मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को। क्यों कर देते हैं, एक तो ये भी कम था और इसके कंपेयर में ये और ज्यादा कम हो गया, प्रोटॉन का मास तो ऑलरेडी कम है और उसके कंपेयर में ये और कम हो गया, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। अच्छा ये मास की बात रही, अब बार बार तुम सोचोगे सर ये केजी लिखेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई, तो बार बार केजी नहीं लिखेंगे, इसके लिए एक टर्म आ गया आता है AMU। क्या आता है AMU, ठीक है। तो ये जो है ये जो प्रोटॉन का मास है ना, इसी को बोलते हैं 1 AMU। क्या बोलेंगे 1 AMU। अब 1 AMU का मास कितना हो जाएगा, तो वही मास ऑफ प्रोटॉन बोल दो या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन बोल दो, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है ना वही आपका 1 AMU कहलाएगा, ठीक है। AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। ओके सर। AM और U फॉर अम्ब्रेला, शौकीन अम्ब्रेला, ठीक है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो इसी को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो भी कुछ ज्यादा जो भी कैलकुलेशन है ना केमिस्ट्री में AMU में होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि देखो बड़ा मुश्किल है, गुना भाग करने में होगा, इसलिए इसमें कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो ये रहा चार्ज और मास की बात। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की चार्ज और मास की तो बात कर लिए, लेकिन एक चीज तो हमने बात ही नहीं किया कि भैया ये डिस्कवरी इसका किसने और कब किया था। सर ये चार्ज और मास बिल्कुल एग्जैक्ट है। हाँ ये जो डाटा है ये एग्जैक्ट है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एक होता है ना, जब आप लोग पढ़ोगे कब, ग्रेजुएशन में जाओगे या फिर आगे बहुत ज्यादा मास्टर्स वगैरह करोगे तब पढ़ना होगा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक सब्जेक्ट होता है, उसमें पढ़ना होगा। ये सब एग्जैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे देखो ना ये देखो मैं याद करने का थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे, तुम ध्यान करो। 31 है ना, तुम ऐसे कर रहे देखो 9, ये जो है देखो कैसे याद है, ये 9 का क्यूबिक रूट है कि नहीं, मतलब ये 9 का स्क्वायर रूट है कि नहीं, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, यस सर। और 1 का 1 होता है कि नहीं। अगर रूट अंडर 9 करोगे तो 3 होगा, रूट अंडर 1 करोगे तो 1 नहीं होगा। बोलो, अरे बोलो, तो पावर में कितना जाएगा, यस सर। जो आगे लिखोगे ना इलेक्ट्रॉन में वही उसके पावर में चला जाएगा, जो आप आगे लिखो वही कहाँ चला गया, पावर में। तो इलेक्ट्रॉन का मास याद रहेगा कि नहीं बताओ। अगर कोई मान लो और पूछे इलेक्ट्रॉन का मास बताओ, तो तुमको याद रखना है 9.1 इंटू 10 10 to power -31 माइनस रहेगा, बस इसका रूट कर दो, इसका रूट क्या हो जाएगा 31, -31 हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ओके सर। इसका देखो, इसका क्या है, इसका तुमको थोड़ा ध्यान रखो कैसे, देखो यहाँ पे 7 है ना, तो यहाँ भी 7 है, ये 7 नहीं, देख लो ये 7, तो ये भी 7 लास्ट में, है कि नहीं।
और ये जो ये क्या था 6 था, तो इसका भी मतलब क्या कर दिया, मतलब ये 7 है तो सिंपल सी बात है यार, तुम ध्यान रख ही लोगे। 7 है तो 37 तो होगा नहीं, 17 तो होगा नहीं, 27 ही ना रहेगा। अरे इस 7 से तुम इस 7 को ध्यान रख लो और इसके आगे वाला तो तुम अपने रख लोगे, 37 थोड़ी रख दोगे या 17 थोड़ी रख दोगे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ जाएगा। अरे जैसे मान लो प्रोटॉन का मास में बोलूं, तुम अगर तुमको याद है 1.67 इंटू 10 की पावर, देखो ये 7 है तो तुम्हें याद है कि ऊपर एक 7 रहना ही है, ऊपर एक 7। अब तुम देखो कोई बच्चा थोड़ी 37 थोड़ी लिख देगा या 17 थोड़ी लिख देगा, क्या लिखेगा 27 लिखेगा, ऑप्शन ही नहीं है। प्रोटॉन का मास बड़ा ही होना चाहिए था इससे, ठीक है। हालांकि ये भूल भी जाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर याद है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके। अब ये रहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ बताइए। सर ये 1 एमओ क्या था? 1 एमयू, ये जो वैल्यू आया है ना, इसी को हम एक नाम बोल दे दिए एमयू, इसी का एक नाम दे दिए 1 एमयू। मतलब ये इक्वल है, किसके बराबर है 1 एमयू के बराबर। अगर कोई पूछे 1 एमयू का चार्ज क्या है, तो 1 एमयू का मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, तो तुम बोल देना 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। ये इसी का बोलते हैं 1 एमयू, ठीक है। अगर कोई पूछे 1 एमयू कितना मास के बराबर होता है, तो आप बोलिएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी के बराबर है, ठीक है। ओके अरे सर। बोलो, आया आपने जिसको डाउट, यस अब सर। बोलिए ना। Yes, sir. सर वैसे 1 एमयू की हमें एक और जगह मोल मूल कॉन्सेप्ट कंसेप्ट में आगे हम पढ़ेंगे, में हाँ पढ़ेंगे आ रही आज। उसमें 12 कार्ब मतलब 12 यस वो सारे पढ़ेंगे, देखो इसी में आगे है, इसी में आगे है। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये रहा ना 1 एमयू, देख लो यहाँ रहा, यही बात कर रहे हैं ना 1/12 मास Yes, ऑफ 1 sir. एटम, ठीक है। यस सर यस सर। और आप तो ये- स्लाइड के नीचे से देना। तो देखो यहाँ पे जो देखो तुम बोल रहे थे ना, देखो यहाँ पे देखो वो देखो डेराइव किए, तो देखो लास्ट में वही रिजल्ट आया कि नहीं 1.6। देखो 6 है तो इसको हम 6-7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे कुछ और रहता है। 10 की पावर -27 होनी चाहिए थी। तो ये ग्राम ना है बच्चे, देखो ग्राम है, हम क्या ले रहे थे केजी, ये जी हाँ। तो हो नहीं जाएगा। देखो 1000 का डिफरेंस है बिल्कुल। ओके सर। अरे केजी ग्राम में तो 1000 का तो डिफरेंस होगा ही। तो देखो ये वही चीज है, डेराइव भी करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो ये हम लोग डेराइव करेंगे, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको हम डेराइव करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, अभी तो बस अभी तुम ये माइंड में देखो, एक नया चीज सीखने को मिला ना कि अच्छा जो प्रोटॉन का जो मास है ना, उसी को एमयू बोलते हैं। कि नया चीज नहीं सीखने को सर मिला। और इसमें 1.67 राउंड ऑफ करके आया ना, मतलब नहीं, 6 को इसके 7। आगे भी कुछ होता है, देखो 1.66 एग्जैक्ट नहीं होता, इसके बाद भी कुछ डिजिट होते हैं, तो जब राउंड ऑफ करोगे तो 1.67 आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। Okay. तो देखो ये जो है ना, ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक नया चीज तुमने सीखा होगा कि अच्छा प्रोटॉन का जो मास है वही एमयू है। तो हाँ। इसी के लिए हम बोल रहे हैं ना कि ये जो आपका जो मास होता है, अच्छा देखो जो प्रोटॉन का मास है वो एमयू है। सिमिलरली हम नहीं कह सकते न्यूट्रॉन का मास भी एमयू है, ये भी तो वही वैल्यू है ना। यस सर। यानी कि जो प्रोटॉन का मास है उसको एमयू बोले, जो न्यूट्रॉन का मास है उसको एमयू बोले। तो एक चीज तुम्हारे दिमाग में ये नहीं क्लिक करेगा, अच्छा अगर मास दोनों एमयू, को नहीं बोल सकते। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को तुम ऐड कर दो और बगल में यूनिट एमयू लिख दो। मतलब किसी का तुमको मास निकालना है तो तुम नहीं कह सकते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो और बगल में एमयू लिख दो। यस सर, ऐसे ही कार्बन का 12 होता है क्योंकि 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 हाँ, बिल्कुल सही। अब देखो तुम ऐसे ही करोगे तो कार्बन का क्या हो जाएगा 12, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है और दोनों एमयू के बराबर है, तो 6 + 12 एमयू। अच्छा ये 12 एमयू आया, लेकिन जब तुम यहाँ पीरियोडिक टेबल में देखोगे, देखो 12.00 करके, 12.011। अब ये तुम सोचोगे सर ये 000 कहाँ से आ गया। तो देखो तुम, फिर इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली होगी। हाँ तो देखो एग्जैक्ट निकाली है ना, तो यहाँ पे एक चीज तुम नहीं देख रहे हो कि तुमने प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन को तो ऐड कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को तो तुमने छोड़ दिया ना। मास तो इसका भी है, भले कम मास है लेकिन मास है कि नहीं इलेक्ट्रॉन के पास? यस सर है, इलेक्ट्रॉन के पास है। तो तुमने निग्लेक्ट कर दिया, इसलिए ये थोड़ा 0.00 का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम निग्लेक्ट करके ही चलेंगे। हम क्या करेंगे, कार्बन कोई पूछेगा तब नहीं बोले कार्बन का मास 12.001 रख के नहीं बोलेंगे, बोले कार्बन का मास 12, ठीक है। क्या बोलेंगे? 12। क्या बोलेंगे? कार्बन का मास 12। तो वही, तो ये आपका ये रहा। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में हमने तो पढ़ लिया। अब बात आता है कि भैया इसकी डिस्कवरी किसने की, किसने खोजा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, कोई बता सकता है? सर बोर मॉडल में एक बार बात हुई थी, एक और बात हुई थी, क्या बात हुई थी? मतलब उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे। अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन्स होते हैं ना? हाँ, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन्स होते हैं। यस सर, उसने अब एक मॉडल बनाया था और वो मॉडल मुझे क्लियर नहीं है, अभी याद नहीं है, मतलब बहुत पहले पढ़ा था। वो तो ठीक है, वो सब ठीक। ये डिस्कवरी की बात करें ना, तो एक तुम लोग क्लास मतलब जूनियर क्लास में टीचर बताते होंगे डिस्कवरी किसने किसने क्या की, ये जीके वगैरह में पढ़ते होंगे। और ट्रिक भी एक में भी तुम लोग पढ़े होंगे, ट्रिक करके सर बताते होंगे स्कूल में, क्या बोलते होंगे? किसी को याद है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया क्लास में? किसी को याद है? जे थॉमसन। हाँ, इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल सही बोला। किसने बोला? जे थॉमसन। अरे सही बोले, बताओ अपना नाम। युवराज। युवराज आपने बोला? युवराज वो नहीं, वो महिला का आवाज था यार। युवराज सर पहले पुलिस ने बोला। अच्छा, आपने ही बोला, ठीक है। देखो ये तुम लोग एक ट्रिक करो करे। अच्छा, क्लास में, हमारे क्लास में कोई गोपाल नाम का बच्चा है? नहीं है? किसी का दोस्त गोपाल नाम का, बड़ा फेमस नाम है गोपाल। किसी का फ्रेंड है मेरे मामा का नाम है। क्या नाम है किसका? मेरे मामा का नाम है गोपाल। मामा का नाम है गोपाल, ओके। देखो, तो एक मतलब जूनियर क्लास में टीचर लोग बताते हैं गोपाल चंद, ऐसे करके द गोपाल चंद करके स्कूल में बताते हैं, ठीक है। तो गोपाल यानी कि उसी को शॉर्ट में बोल दिया जाता है गोपचंद, द गोपचंद, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, देखो इससे ये रहा कि ई फॉर तुम इलेक्ट्रॉन, ये पी फॉर क्या हो गया? प्रोटॉन। और ये एन फॉर क्या हो गया? न्यूट्रॉन। लास्ट डिजिट है ना वो बता रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और जो फर्स्ट डिजिट है ना वो बताएगा किसको? वो बताएगा आपके उस साइंटिस्ट के नाम को। टी फॉर थॉमसन, जे थॉमसन, क्या हो जाएगा? थॉमसन। जी फॉर क्या हो जाएगा? गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। और सी फॉर सी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक ने, ठीक है। जेम्स चैडविक। बोलो, अब ध्यान रहेगा ये? Yes, sir. Can you repeat the names? देखो ये जो है ना, मतलब तू ये याद रखना, द गोपाल चंद या द गोपचंद कर कैसे याद करना, ये स्कूल में बताते हैं टीचर लोग, द गोपचंद करके बता देते हैं। तो उसमें क्या है? ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन और एन फॉर न्यूट्रॉन। और जो फर्स्ट जो लेटर है ना, जो फर्स्ट है ऑर्डर, ये अल्फाबेट, वो उस साइंटिस्ट का नाम है। टी फॉर थॉमसन, जी फॉर गोल्डस्टीन और सी फॉर चैडविक। तो किसकी डिस्कवरी किसने की? इस तरह तुम ध्यान रख लोगे, ठीक है। Okay, sir. अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले डिस्कवरी किसकी हुई होगी? तो किसकी हुई होगी सबसे पहले, बताओ? इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले प्रोटॉन की हुई थी 1886 में। प्रोटॉन की डिस्कवरी 1886 में हो गई थी। फिर किसकी डिस्कवरी हुई थी? प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। और ये 11 साल बाद हुई थी। 11 साल बाद यानी कि 1897।
7 7 7 7। Yes, sir. और फिर जो है सबसे लास्ट में जाके आपका न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, जो कि 1932 में हुआ था। ठीक है, Yes, sir. इसमें आपका हो गया प्रोटॉन की डिस्कवरी, 1897 में हुआ है इलेक्ट्रॉन का, और 1932 में हुआ है न्यूट्रॉन का। ध्यान रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको ये आप ध्यान रखिएगा, ये वो कभी कभी क्वेश्चन आपकी स्कूल लेवल में भी आ जाएगा, स्कूल में ऑब्जेक्टिव में कि किसने क्या डिस्कवरी किया। और ये ज्यादा आपको पढ़ना है ना, अगला जब चैप्टर आएगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें ये डिटेल में पढ़ना है, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, कैसे डिस्कवरी हुआ उसको ही पढ़ना है। ठीक है, बोलिए। Yes, अरे sir. ध्यान। तो देखो यहाँ तक हम लोग ये रहे, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये पीरियोडिक टेबल में प्रोटॉन की संख्या पे ही पीरियोडिक टेबल सजाएगा। देखो सबसे पहले प्रोटॉन आया था, तो प्रोटॉन आया था, तो क्या होगा उसी हिसाब से तुम्हारा पीरियोडिक टेबल सबसे तुम्हारा प्रोटॉन के हिसाब से ही। वैसे तुम पढ़े होगे, पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सिलेबस में था कि डिलीट हो गया था 10th में? डिलीट हो गया। Sir, delete था, sir. तब तुम लोग नहीं पढ़े होगे, डिलीट था। पूरा चैप्टर डिलीट। हाँ, तब तुम लोग नहीं पढ़े होगे। पीरियोडिक टेबल में पढ़ना था कि ये मतलब कौन कौन से मतलब लोग आए, कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल लिए। ये तो तुम्हारा फाइनल पीरियोडिक टेबल दिख रहा है कि इंटरमीडिएट में बहुत सारे पीरियोडिक टेबल आए हुए थे। तो खैर हम पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे अगला चैप्टर। मेंडल्स पीरियोडिक टेबल थी एक, हाँ मेंडल्स थी, ठीक है, नील्स और बोर। फिर एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी। तो देखो अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो प्रोटॉन की संख्या पे, जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना ही उसका पीरियोडिक टेबल। जैसे देखो ये आयरन है, Fe का मतलब क्या है एटॉमिक नंबर 26, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 26 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या इसमें कोई पूछे कितना, तो 26 प्रोटॉन की संख्या 26। अगर ये देखो निकल है 28, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी 28, जितना उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। और ये तुम्हारा क्या बता रहा है, ये तुम्हारा मास नंबर बता रहा है। देखो आयरन का मास कितना बता रहा है, अप्रॉक्स 56, तो 56 इसका मास है, प्रोटॉन है 26, तो 30 क्या होगा, 30 आपका न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा, न्यूट्रॉन, सर। हाँ, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ही मास बताता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिलके आपको मास बताएगा। ठीक है, ओके। ओके सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएगा भाई। नो सर, नो आ सर, रहा है? नो सर। यस। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यहाँ पे हुआ है कि मैटर जो होता है ना, क्लासिफाई होता है फिजिकल बिहेवियर पे। किस तरह, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर को कैसे डिवाइड कर सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। 3 तरह के मैटर होते हैं, तो पता है 3 तरह के मैटर होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैसियस होता है। यस सर, पता है इतना तो। उसके हमें केमिकल बिहेवियर की बात करें तो मैटर 2 तरह के होंगे, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। कंपाउंड जैसे कि H2O, CO2, ये सब क्या है, कंपाउंड है। एलिमेंट जैसे क्या हो गया, H2। अरे एलिमेंट कंपाउंड में क्या अंतर है, कंपाउंड तुम्हारे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए, एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने हुए। एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट तुम अकेला इंडिविजुअल रहे। यहाँ पे देखो क्यों, क्या है, केवल हाइड्रोजन है ना, ये सब क्या हो गया, ठीक है। और मिक्सचर जो होता है ये भी आपका 2 तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। चीनी पानी का मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस। चीनी पानी ये क्या हो गया, चीनी पानी का ये मिक्सचर हो गया होमोजीनियस। और सैंड वाला मिक्सचर क्या हो गया, सैंड पानी का मिक्सचर क्या हो गया, सैंड पानी का मिक्सचर आपका क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। आपका 2 तरह का हुआ, एक हुआ होमोजीनियस, दूसरा हुआ हेट्रोजीनियस। ठीक है, ओके। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है एक रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास जानने से पहले एक वर्ड है रिलेटिव, इसके बारे में कोई बताए मुझे क्या होता है।
कौन बताएगा रिलेटिव का मतलब? सर रिलेटिव में ना हमें कोई यूनिट नहीं लगानी होती, इसमें हमें ना बस न्यूमेरिकल बताते हैं। और न्यूमेरिकल बताने बिल्कुल सही ना, ये करने हैं, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। रिलेटिव ऐसे इंग्लिश में जैसे रिलेटिव मोशन ये सब रहता है, वहां पे रिलेटिव का मतलब क्या होता है? सर रिलेटिव का मतलब होता है सर किसी दूसरी चीज की रिस्पेक्ट में। किसी दूसरी चीज के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल सही बोले युवराज। आप बोल रहे हो ना? यस सर। तो युवराज आपसे तो आज व्हाट्सएप पे बात भी हुआ था ना। देखो ये जो है व्हाट्सएप से याद है भाई, क्लास के बाद मैसेज ये कर देना कि तुम प्रेजेंट थे क्लास में, ठीक है। सर एक और बार नंबर बता दीजिए। क्या बताते? नंबर अपना। नंबर मैंने मैसेज किया था, चलो बता देती हूँ। ये मेरा नंबर भेज दिए, ठीक है। ओके सर। मैसेज कर देना कि तुम प्रेजेंट थे, नहीं तो फिर तुम्हारा अटेंडेंस ये हो जाएगा, अटेंडेंस छूट जाएगा, ठीक है। और अटेंडेंस छूट जाएगा तो फिर आपका ये लग जाएगा अटेंडेंस। सर बायोलॉजी वाली मैम ने तो अटेंडेंस लिया ही नहीं। वो तुम्हारा ऑटोमेटिक वहां पे लग गया होगा। जब तुम आईडी तुम डालते हो ना ये आईडी और मोबाइल नंबर जैसे ही तुम क्लिक करते हो ना तो अटेंडेंस बन जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। मैं और ना मैं हमने इस क्लास को अटेंड करने से पहले भी वो किया था, क्लास करने से पहले मतलब हमने आईडी और फोन नंबर डाला था। हाँ तो डाला था ना, तो वो अटेंडेंस बन गया होगा। बट मैं सेपरेट बनाता हूँ, हमारा सारा डायरी में मेंटेन रखते हैं, ठीक है। ओके वो सर। हाँ वो तुम्हारा बन गया, वहां पे सीट में दिख रहा है, लेकिन मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं अलग से बनाता हूँ। और मैसेज करोगे तो एक बार हमारी इंटरेक्शन भी हो जाएगी कि हाँ पता चलेगा कि क्लास में कौन कौन बच्चे हैं, कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं, कौन पढ़ते हैं कौन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर। मतलब इंटरेक्शन भी जरूरी है ना बच्चों के साथ, नहीं तो फिर तुम क्या हो जाएगा, तुम्हें बहुत ये ज्यादा लगेगा कि हाँ यार कहाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बर्डन लग रहा है ये वो। नहीं, इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना पढ़ने में। तो इसलिए इंटरेक्शन भी जरूरी है और अटेंडेंस भी जरूरी है। तो ये मैसेज कर देना मेरे को, ठीक है। ओके सर। ओके सर। श्योर सर। ओके सर। अब ये देखो, अब ये रिलेटिव वर्ड युवराज ने सही बताया। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रेस्पेक्ट में। किसी के रेस्पेक्ट में, तो किसके रेस्पेक्ट में भाई? तो किसके रेस्पेक्ट में, जैसे देखो ये रिलेटिव वर्ड थोड़ा समझ लेना। एक ट्रेन है, इस पे तुम बैठे हो और ये ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक दूसरा ट्रेन है, इस पे मतलब ये भी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भाई ये दोनों ट्रेन 50 की स्पीड से चल रही है, तो जो इंसान यहाँ बैठा है और जो यहाँ इसके लिए क्या होगा, ये स्पीड तो इसको लग रहा होगा कि ये ट्रेन चल ही नहीं रही है। अरे नहीं लग रहा होगा कि ये, मान लो ये ट्रेन ए है ये बी है, दोनों का सेम स्पीड है, तो पहले वाले बंदे को नहीं लग रहा कि अरे ये ट्रेन नहीं चल रही है। सर आवाज नहीं आ रही। सर लगेगा यस सर। कि वो नहीं लगेगा। लगेगा। हाँ उसको लगेगा ना कि दोनों इक्वल डिस्टेंस। हाँ उसको लगेगा कि ट्रेन चल ही नहीं रही है। अरे तुम ऐसे तो देखते होगे ना एग्जांपल में, जैसे तुम मान लो तुम स्कूल साइकिल से जा रहे हो और तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त भी जा रहा है, वो भी साइकिल से जा रहा है, दोनों एक ही स्पीड से साइकिल चला रहे हैं, तो क्या होता है दोनों साथ साथ पहुंचते हैं और तुम्हें क्या लगा, तुम आपस में बात भी कर रहे हो, बात करते करते स्कूल चले गए, तो क्या हो गया तुम्हारे रेस्पेक्ट में वो मोशन में था नहीं था, वो मोशन में नहीं था, तुम्हारा दोस्त रेस्ट में ही था, लेकिन चल तो हो रहा है, साइकिल चल रहा है ना, तब तो तुम घर से स्कूल पहुंच गए। तो साइकिल चल रहा है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में वो क्या है, वो रेस्ट में है और उसके रेस्पेक्ट में तुम रेस्ट में हो। इसी यही रेस्पेक्ट जो होता है ना, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। तो रिलेटिव मतलब होता है आप किसी के रेस्पेक्ट में देखना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि भैया रिस्पेक्ट में देखेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? तो सबसे पहले डाल्टन ने बोला था कि किसी का वजन देखना है ना, तुम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, किसी का वजन देखना है तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। सबसे सिंपलेस्ट था वन। सिंपलेस्ट था उस समय के टाइम पे, ये सबसे सिंपलेस्ट था, आसान था, तो इसके रेस्पेक्ट में देख लो। और कुछ समय बाद ये चेंज ज्यादा हुआ, हार्ड नहीं थी इसकी वजह से। कुछ समय बाद चेंज हुआ और बोला कि नहीं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मत देखो, तुमको देखना है तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखो। और आज का जो है कार्बन,
हाँ मॉडर्न टाइम में 12 आज के जो अब सिनेरियो है उसमें जो, एक सेकंड अंजलि, आज के जो टाइम है ना उसमें हम क्या देखते हैं, कार्बन के रेस्पेक्ट में देखते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? कार्बन कार्बन रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि क्या है एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये कार्बन के रेस्पेक्ट में दिखा है। अच्छा ये रेस्पेक्ट में क्यों देखते हैं? जैसे देखो तुम्हारा मान लो एग्जाम में तुम्हारा मान लो 90% नंबर है, तुम्हारे पापा है वो तुमको बोलेंगे भाई शर्मा जी का लड़का का नंबर 95% आया है, वो तुम्हारा नंबर उसके नंबर से कंपेयर कर रहे हैं और फिर तुमको डांट रहे कि यार तुम क्या लाए, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा 95 लाया है, और तुम बोल रहे हो कि पापा देखो मेरा दोस्त तो फेल हो गया, मैं तो 90 लाया हूँ, मेरा दोस्त तो फेल हो गया, मैं तो 90 लाया हूँ, मेरा ज्यादा है। तो तुम देख रहे हो अपने दोस्त के कंपेयर में, तुम्हारे पिताजी देख रहे हैं पड़ोसी के कंपेयर में, तो रिलेटिव देखो चेंज हो रहा है कि नहीं? यस सर चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर Yes, मास sir. Yes, sir. मास अब तुम निकालना है तो रिलेटिव, अरे एक सेकंड काश तुम यार म्यूट रखो। देखो अब मास जब है निकालना है ना, तो अब आपको क्या करना हो, किसी के रेस्पेक्ट में। अच्छा ये रेस्पेक्ट में क्यों निकाल रहा है, एब्सोल्यूट मास क्यों नहीं निकाल रहा है? तो इसका कारण तुम अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे। क्या पढ़े थे कारण? कि मास कितना था, 1 mu कितना था, 1.67 into 10 की पावर, यही था ना, यही था। तो भाई ये देखो ये मास बहुत sir. कम है। तुम अगर मान लो एक छोटा सा, ये मान लो एक छोटा सा कलम है, अगर इसको हम ले जाकर ये मार्केट में जो बड़ा जो ये नहीं होता है वजन करने वाला, उस पे जाके हम रखेंगे तो इसका वजन बता, इसमें पॉसिबल किसका नहीं बताए। एक छोटा सा मान लो ये पेज है, ये पेज का एक छोटा सा मैंने टुकड़ा ये उखाड़ा, इसको मैं ले जाके रखूं ऐसे, तो इसका वजन दिखाई देगा? No, sir. नहीं दिखाया. नहीं। नो सर तो बताओ ये पेपर का वजन फिर भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये देख रहे हो कितना कम वजन है, -27, कैसा बड़ा कम वजन है कि नहीं वजन कम? तो यार इतना कम वजन है यस तो इसका तो मतलब इंस्ट्रूमेंट पे हम वजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए साइंटिस्टों ने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि भाई एक काम करो, जिसका वजन बहुत कम है ना, इसको रिलेटिव मास निकालो। रिलेटिव मास कैसे निकालना है? किसी के रिस्पेक्ट में निकाल लो। देख लो पड़ोसी का क्या हाल है, पड़ोसी के नंबर वजन निकालो और उसके रिस्पेक्ट में बोल दो। जैसे कि सपोज करो उन्होंने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला, तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। कार्बन का मास कितना है? 12। तो कोई तुमसे पूछे कार्बन का मास कितना है, तो तुम नहीं बोलोगे हाइड्रोजन के कंपेयर में 12 गुना ज्यादा है, बोलोगे ना हाइड्रोजन के कंपेयर में यस सर कि मास जो है कार्बन का 12 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, यस सर ये रहा मास की कहानी। Sir. अच्छा तो ये मास की कहानी हो गई कि हाइड्रोजन के कंपेयर में 12 गुना मास ज्यादा है। तो हाइड्रोजन पे ही हम केवल करें क्या? तो नहीं। और तुम मान लो पापा तुम्हारे केवल टॉपर से कंपेयर करें तो तुम तो नाराज हो जाओगे। तो केवल हाइड्रोजन से हम रिलेटिव मास नहीं, हम कुछ और से निकालेंगे। क्यों हाइड्रोजन से निकालें? तो बाद में क्या हुआ, ऑक्सीजन के कंपेयर में निकाला गया। फिर ऑक्सीजन में भी मजा नहीं आया कि यार ऑक्सीजन में क्या है यार, ऑक्सीजन बड़ा ये दिक्कत कर रहा है, काम करते हैं कार्बन के कंपेयर में निकालते हैं। तो आज के डेट में जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाता है वो किसके कंपेयर में निकाला जाता है? कार्बन कार्बन के. कार्बन के कंपेयर में निकाला वो जाता है। भी C12 आइसोटॉप, ना कि हाँ, C14. C12। हाँ बिल्कुल। माता आपका नाम क्या है बच्चे? नेहा सर. वीना। ओके। नेहा नेहा सर, अच्छा, मैंने आपको नेहा। कांटेक्ट भी किया था मेरे क्लासिंग का टाइम. अच्छा मैंने- अच्छा, ठीक है। ये एक अभी तो बहुत सारे बच्चों ने कांटेक्ट किया तो मेरे माइंड में उतना नहीं है, एक दो बार ओके सर. बात करेंगे हम व्हाट्सएप पे, तो ओके फिर सर. अब सारे बच्चे ध्यान में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये कार्बन के कंपेयर में, अभी जो है ना कार्बन के कंपेयर में रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले जाते हैं। अच्छा, कार्बन के कंपेयर में निकाले जाते हैं, तो कैसे निकाले जाएंगे भाई कार्बन के कंपेयर में? तो देखो कैसे निकाले जाएंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन के कंपेयर में निकालोगे ना, देखो अब रिलेटिव, ये सीखना रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन के कंपेयर में अगर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालोगे
तो देखो जिसका निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास उसको ऊपर रखो और नीचे हाइड्रोजन का मास हो, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन रखो। जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो और उसके रिस्पेक्ट में नीचे हाइड्रोजन का क्या रख दोगे, मास रख दोगे। अरे हो जाएगा। यस अब ये कार्बन के कंपेयर में अगर निकालोगे ना तो क्या करोगे, जिसका निकालना है कार्बन के कंपेयर मास उसके ऊपर रखो और नीचे क्या रख दोगे, कार्बन के एक एटम का मास रख दो। कार्बन के एक एटम का मास तुम नीचे रखोगे। अब एक नया सा वर्ड दिख रहा होगा 1/2। अच्छा ये 1/12 लिया था तो समझ में आया। सपोज करो ये 1/12 नहीं है तो कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालोगे, जिसका निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास उसको फॉर्मूला में ऊपर रखो और जिसके कंपेयर में निकालना उसको नीचे रखो। ठीक है, ठीक है ना। ओके सर। अब वैसे करना। लेकिन एक नया चीज आ गया 1/12। अब ये 1/12 का क्या चक्कर है, तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। यानी कि एक कार्बन जो है, एक कार्बन देखो C12 का मतलब क्या है, कार्बन का 12 आइसोटोप। एक कार्बन कितने में टूट सकता है, 12 लड्डू में टूट सकता है। टूट सकता है कि नहीं कार्बन, भैया कार्बन का मास 12 है तो कितने AMU, कार्बन का मास कितना होता है 12 AMU। 12 AMU है ना, तो एक कार्बन 12 लड्डू में टूट सकता है। तो नीचे हमें क्या रखना था, यहाँ पे मास ऑफ एक हाइड्रोजन एटम यानी कि 1 रखना था, और 12 लड्डू में टूट रहा है, उसी के तर्ज पे जाएंगे हाइड्रोजन के ही मतलब सिमिलरली। तो क्या होगा, यहाँ पे 1/12 नहीं करना होगा। कार्बन के पास 12 लड्डू है, कार्बन हाइड्रोजन की तरह दिखे, कब दिखेगा, जब इस 12 को 12 से डिवाइड कर दो। कार्बन को 12 से 12 डिवाइड कर दोगे तो ये 1/12 नहीं हो जाएगा नीचे, बताओ। फिर ये नीचे क्या बचा, एक ही। यस सर। इसको ये फिगर ज्यादा अच्छे से समझ आओ। देखो यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन है, कोई पूछे ऑक्सीजन का मास तुम बताओ। अब तुमको ऑक्सीजन का मास बताना है, और कैसा मास बताना है, रिलेटिव एटॉमिक मास। किसके रेस्पेक्ट में बताना है, तो कार्बन के रेस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, एक कार्बन 12 लड्डू में टूटेगा। क्यों 12 में टूटेगा, क्योंकि कार्बन का मास क्या है, 12 है। अब ये 12 लड्डू में टूट गया। अब इस लड्डू को इस क्या है, ये जो है तराजू, इस पे रखो। देखो यहाँ पे देखो 16 को रखा है, देखो 5 कितने लड्डू है, 4, फिर कितने लड्डू है 3, फिर कितने 2, फिर 1, फिर 1, कितना लड्डू हुआ, 5 4 9 3 12 4 16। तो एक ऑक्सीजन के लिए तुम्हें कितना लड्डू चाहिए, 16 लड्डू चाहिए कि नहीं, 16 लड्डू चाहिए ना एक ऑक्सीजन के लिए। यस सर। इसलिए ऑक्सीजन का कोई रिलेटिव एटॉमिक मास पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 16 यूनिट। क्या हो जाएगा, 16 यूनिट। और तुम पूछेगा सब कैसे निकाले, तो फॉर्मूला से अगर तुम निकालोगे तो ये फॉर्मूला में क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का तरीका था, RAM निकालने का यही तरीका था ना। सबसे ऊपर जिसका निकालना है उसका मास लिख दो। तो क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जिसका निकालना है उसका मास लिख दो। तो एक एटम का मास देखो, ऑक्सीजन के एक एटम का मास तो 16 होता है। क्यों 16 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8 है कि नहीं। क्या रखोगे 16 और नीचे रखोगे तुम 1/12 इंटू 12। लड्डू कितना था, अरे कार्बन का मास कितना है 12, तो ये कट आउट के क्या हो जाएगा 1 के करीब में आ जाएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 16। तो इसका क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास 16। अरे नीचे 1 से ही डिवाइड होगा ना, अरे 1 से नहीं होगा, क्योंकि कार्बन देखो, कार्बन का तुम्हारा क्या होगा, 12 लड्डू टूटा और 12 को 1/12 कर दिए। 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ 1 C12 एटम। और एक का मास कितना होता है कार्बन का, 12 AMU नहीं होता है। अरे बोलो, यस सर। तो 12 AMU को 2 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ गया, इसका आ गया 16। इसका अगर कोई पूछेगा सोडियम का तो कितना रिलेटिव एटॉमिक मास, 23। इसका अगर कोई पूछेगा तो कितना रिलेटिव एटॉमिक मास, 14।
14. ठीक है। अब नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास हो गया भैया, जितना लड्डू उतना ही इसका एटॉमिक मास। कितना लड्डू है यहाँ पे काउंट कर लो, 14 है। यहाँ तक इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ यार। कुछ नहीं करना है। देखो सबसे आसान चीज देखो, ये रिलेटिव एटॉमिक मास बहुत घुमा फिरा के बात कर रहा है, ये साइंटिस्ट लोगों का काम धाम नहीं है। इसलिए सबसे इसका की पॉइंट ये है, ये नोट पढ़ लो, तुम्हारा सारा ये कंसेप्ट क्लियर है। देखो नोट में क्या लिखा हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब समझते हो, न्यूक्लियंस का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो संख्या होगा ना, वही रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। भाई इतना ही आसान था तो लिए मतलब डायरेक्ट ये जब ये बोलो, आप बोलिए। सर जो मतलब रिलेटिव आर आता है वो हमेशा जो हम ऊपर लेते हैं उसे मास के हमेशा 1 ही। हाँ लगभग तो देखो ना, यहाँ 1/12 तुम देखो, हाइड्रोजन वाले में भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो तो क्या है 1/12 है ना, और फिर क्या हो जाएगा मास ऑफ 1 C12। अच्छा ये मास ऑफ 1 C12 का एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और होता है, वैल्यू वैसे ही होगा 10 पावर ऐसे करके गुना में जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू हम बात नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर वैसे हाँ, बोलिए। रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का कैसे होगा अगर उसका असली एटॉमिक मास जो है वो 35.5 होता है तो? हाँ तो तुम वही बोल दो, यहाँ लिखा हुआ है देखो, क्या लिखा हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग, कुछ अलग नहीं है। क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, यानी कि जितने न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि जो एटॉमिक मास है वही तो तुम्हारा नहीं है रिलेटिव एटॉमिक मास। सर जो बट मैंने कहीं एटॉमिक, हाँ बोलिए। सर बट मैंने कहीं पढ़ा था कि क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, 30 क्लोरीन 35। में जाओ, अगर क्लोरीन का बात नहीं करें, सुनो 35.5 को ही हम लेंगे। अगर नॉर्मल क्लोरीन लिखा है ना तो इसको ही कंसीडर करना है 35.5। जैसे हाइड्रोजन नॉर्मल की बात करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए 1, हाइड्रोजन का भी तो आइसोटोप होता है ना, हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम ट्रिटियम होता है कि नहीं। नॉर्मल बात करेगा तो आपको क्या लेना है 35.5, ठीक है। नो सर मेरा मतलब वो नहीं था सर, मतलब मेरा ये था कि वो जो आइसोटॉप्स के जो मासेस हैं उनका मतलब वो निकालते हैं कुछ, मतलब एवरेज निकाल के उस फिर एटॉमिक मास रखते हैं। अच्छा वो सब पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है। वो सब जो है ना उस पे नेक्स्ट क्लास में आएंगे। अभी तो ये तुम जानो कि रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं है, बस न्यूक्लियस जो है उसको काउंट कर लो। न्यूक्लियस कैसे काउंट कर लोगे, अरे यार ये तो हम ऐसे ही बच्चे, तुम लोग 9th-10th में ही जानते हो कि ऑक्सीजन का क्या होता है 16, सोडियम का 23, नाइट्रोजन का 14, ये तो तुम्हें पहले से ही पता था। फिर बुक ऐसा घुमा के क्यों दे रहा है, बुक दे रहा है भाई बच्चों को परेशान करने के लिए, बच्चा से परेशान होते हैं, हालांकि कुछ है नहीं। जिसका मास निकालना है उसको ऊपर डालो, जिसका मास निकालना है उसको ऊपर डालो और नीचे डिवाइड कर दो। अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो हाइड्रोजन के एटम से डिवाइड कर दो, कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो क्या करो, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो और 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम से डिवाइड करो, ठीक है। बोलो, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद। मैं कोशिश करूंगा 10 बजे के करीब में आपको 10 PM के करीब में, थोड़ा सा इसको मतलब है ना थोड़ा अच्छे से साफ सफाई करके अच्छे से लिख के आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो ये देखो आज हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा, हमने बेसिक पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, टाइम हो ही चुका है। सबसे पहले तो तुम्हें बताया कि भाई केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिर हमने बात किया मैटर के ऊपर, मैटर क्या है, ठीक है। मैटर क्या है, जो एनीथिंग, ये तो तुम लोग ही बता दिए थे सारे सही जवाब की, जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, जिसके पास क्या है मास हो वगैरह वगैरह। फिर हमने एटम के बारे में बात किया कि एटम क्या है जो कि और ज्यादा तोड़ा ना जा सके। उसके बाद में हमने क्या बोला, जॉन डाल्टन का थ्योरी पढ़ा। जॉन डाल्टन थ्योरी क्या था एटॉमिक का, वो क्या बताए थे कि एटम इतना छोटा है कि उसको तुम और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। फिर क्या बोले कि सारे आइडेंटिकल होते हैं, एक गिवन एलिमेंट का सारे एटम आइडेंटिकल हो जाएंगे।
फिर क्या बोला, एटम को तुम ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा पीरियोडिक टेबल को देखा। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या बोला कि भैया जो उसका प्रोटॉन की संख्या होगा ना वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, प्रोटॉन की संख्या जो होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद हमने मास के बारे में बात किया। मास के बारे में क्या बात किया कि जो मास होता है ना वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो, हाँ प्लाज्मा भी होता है मैटर, बिल्कुल प्लाज्मा भी होता है सॉल्यूट, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपके सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड और गैस ही पढ़ना है। तो देखो ये क्या है, मास जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को तुम ऐड कर दो तो मास निकल जाएगा। फिर ये हमने कुछ पढ़ा कि भैया बीच में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, साइड साइड में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रहा है। प्रोटॉन का कोई चार्ज पूछेगा तो क्या होगा, +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, प्रोटॉन का मास +1, न्यूट्रॉन का मास +1। मास कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ बोस आइंस्टीन भी होता है, इरम आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का हमने चार्ज पढ़ा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसका किसका चार्ज पढ़ा था, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज और न्यूट्रॉन का चार्ज हमने बोला था 0। इसका नाम ही है न्यूट्रॉन, न्यूट्रल चार्ज नहीं है तभी तो नाम न्यूट्रल है। लेकिन मास पढ़ा था, मास सभी का होता है, सभी का मास होता है, लेकिन क्या हमने इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि इन दोनों के कंपेयर में इसका मास क्या है, 1000 गुना कम, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इसका मास को इग्नोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ये क्लासिफिकेशन ऑफ कुछ मैटर पढ़ा था, ये रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास पे थोड़ा और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। सर जितने एटॉमिक नंबर होता है, क्या बोले, माइक ऑन करके बोल लेते नहीं, ज्यादा सही। सर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है, बिल्कुल सही तमन्ना, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, प्रोटॉन के संख्या पे ही उसको सजाया गया है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या आज की क्लास में? नो सर। तो मैंने नो सर। नो सर। बॉडी टाइमिंग भी हो गई। आप लोग ये अटेंडेंस भेज देना मेरे को, ठीक है। सर मैंने भेज दी। भेज दिए ना, हाँ तो जो भेज दिए अपना नेम भी ये कर देना वहाँ पे कि हाँ आपका नेम क्या है, ओके।